Hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video. So this video is going to be class 9 JK board chapter 1 of economics, that is money and banking. तो इस चैप्टर के जो सबसे पहले जो की टॉपिक्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, वो हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, बैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, क्रेडिट एंड लोन फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग. So let's start our chapter without wasting much time. Money as a medium of exchange. When we look around in our everyday life, तो देखो पहले तो मनी क्या होता है. मनी इज़ एक्चुअली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये मीडियम ही है एक्सचेंज का, जिसके हेल्प से हम जो वेरियस गुड्स या सर्विसेज है, या तो हम उन्हें खरीद सकते हैं या फिर तो हम उनको बेच सकते हैं. तो जब भी हम आगे पीछे देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन के केसेस देखते हैं. बाइंग एंड सेलिंग तो होती ही रहती है, जहाँ पे या तो गुड्स को खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी. ना केवल गुड्स को बट सर्विसेज को भी. समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गुड्स services are also being exchanged with money. Did it ever come to our mind why all exchange transactions are made in money? तो देखो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि या तो गुड्स या फिर तो सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पेरेंट्स जो है कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं फिर कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को, या फिर तो वो किसी को सर्विस देते हैं या फिर तो वो किसी से सर्विस लेते हैं. तो इन दैट सिचुएशन वो एक किस्म से जो सर्विस दे रहे हैं, देन दैट मीन्स दे आर द सेलर, तो उसके बदले उनको मनी मिल रहा है. इसी तरीके से गुड्स की बात करें तो गुड्स को भी बेचा जाता है, जिसके बदले सेलर को पैसे मिलते हैं. और बायर की बात करें तो वो किसी चीज़ को परचेज करते हैं. ठीक है, दिस रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि जो सारे ट्रांजेक्शन है वो मनी में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मनी जो है इजीली हम इसको एक्सचेंज करते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए, गुड्स या सर्विसेज के लिए जो भी हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में मेड्स रख सकते हो, सर्वेंट्स रख सकते हो, या जो भी आपको लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप वो परचेज कर सकते हो. दैट सिंपल. अब आप सर्विसेज के बदले सर्विसेज या गुड्स के बदले गुड्स नहीं दे सकते. जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप मनी अर्न करोगे और उसके बाद जो आपको चाहिए वो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मनी की हेल्प से पूरा कर सकते हो. द वर्ड मनी जनरेट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. तो जैसे हम वर्ड मनी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना होता है कि हाँ मनी क्या होता है, व्हाट इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. तो आज की बिजी लाइफ में मनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा है. क्यों? क्योंकि अगर मनी है तो हम लोग अपने जितने भी कुछ काम जिनको बहुत टाइम लगता था आजकल हम वो फटाक से कर देते हैं. जैसे कि आज मनी है तो मनी की हेल्प से हम लोग लग्जरियस चीज़ें खरीद सकते हैं. जैसे कि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिनको बहुत टाइम लगता था. लाइक फॉर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ तो हमें मनी की ज़रूरत है. इंपॉर्टेंट ये है कि हम कुछ ऐसे अप्लाइंसेज मनी की हेल्प से खरीद पाते हैं जिनसे कि हमारे जो काम है बहुत आसान हो जाते हैं. तो मनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है. वी नीड मनी टू बाय वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स. अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है उसके लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, होम डिलीवरीज और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है. अब अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अगर आप पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करें तो आपको पेट्रोल या डीजल के लिए मनी तो देना पड़ेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें आपको फेयर देना पड़ेगा. कम्युनिकेशन, आप फोन में बात करोगे तो वहाँ पे तो आपको वहाँ पे भी मनी की रिक्वायरमेंट है. एजुकेशन, स्कूल में फ़ी डिपॉजिट करते हैं. उसके बाद हम हेल्थ की बात करें तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को फ़ी तो देनी पड़ेगी, वहाँ जाके मेडिसिन के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे. उस जैसे एंटरटेनमेंट की बात करें और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको डे टू डे लाइफ में हम करना चाहते हैं तो हमें मनी की ज़रूरत होती है. एज अ बायर हम लोग मनी देते हैं, गुड्स को मतलब खरीदते हैं, और एज अ सेलर हम गुड्स को बेचते हैं एंड वी गेट मनी इंस्टेड ऑफ दैट. इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की बात जैसे कि बोला था कि अगर आप किसी को जाके सर्विस देते हो तो इन दैट सिचुएशन यू आर द सेलर. मतलब कि आप सर्विस दोगे उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे. इसी तरीके से अगर आप किसी सर्विस ले रहे हो मतलब यू आर द बायर, आप सर्विस ले रहे हो तो उसके बदले यू नीड टू गिव मनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल हैव बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एक्सेट्रा. तो हमारी रोटी कपड़ा मकान वाला एक पुराना सा डायलॉग है जिसमें बोलते हैं कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए जिनसे हम अपनी लाइफ जो है आसानी से जी सकते हैं. बट एट प्रेजेंट एज ये कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट तो हैं, पर इनके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारी लाइफ जो है वो अधूरी रह जाएगी. अलॉन्ग विद दीज बेसिक नीड्स हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स की. हमें फ़ोन चाहिए, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा काम है जो नहीं कर पाते हो. यू नीड मोबाइल फ़ोन्स. उसके बाद आपको पैसे चाहिए, उसमें रिचार्ज करवाओगे. उसके बाद आपको सर्दी लग रही है तो फिर आपको हीटर्स चाहिए, गर्मी लग रही है फ़ैन चाहिए. ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के हमारी लाइफ को लग्जरियस तो बनाती हैं, बट इसके बिना आज हम अपनी लाइफ को डील भी नहीं कर सकते हैं. टेक द केस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट. तो इस एग्जाम्पल को हम एक सिंपल सी चीज़ से समझते हैं. एक सिंपल सा हमारे पास है क्लॉथ मर्चेंट. ठीक है, हमारे पास है एक क्लॉथ मर्चेंट. अब जो क्लॉथ मर्चेंट है उसको क्या करना है, उसको चाहिए राइस. तो वो क्या लेगा, वो फार्मर से परचेज करेगा राइस. अब हम फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं. देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मर्चेंट. अब उसको चाहिए है राइस तो वो किससे लेगा, वो लेगा एक फार्मर से.
अब फार्मर से राइस उसको अगर चाहिए, हम पहली सिचुएशन देखते हैं वो जो बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी। मर्चेंट की बात करें तो वो क्या करेगा, जो क्लॉथ मर्चेंट है वो ऐसा फार्मर ढूंढेगा, ऐसा राइस फार्मर ढूंढेगा जिसको कि क्लॉथ की ज़रूरत होगी। अब उसके लिए ना जाने अगर लक उसका शाइन किया तो भाई उसको पास में भी मिल सकता है, अगर किस्मत हुई ख़राब तो उसको ना जाने 2-3 किलोमीटर के बाद मिले, 100 किलोमीटर के बाद मिले, उसको नहीं पता। तो मतलब कि ये प्रॉब्लम होती है डबल कॉन्स्टेंस ऑफ वाट। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ कि इस एरो को हटा के यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऐड कर दूँ, दैट इज़ मनी, तो जो मर्चेंट है वो क्या करेगा, पास के मार्केट में जाएगा, किसी भी शॉपकीपर को जो अपने क्लॉथ है वो बेचेगा, पैसा उससे लेके पास में ही वो मनी की हेल्प से किसी भी सिंपल से फार्मर से या ग्रोसरी स्टोर से मतलब फार्मर से क्या कर सकता है, राइस परचेज कर सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, उसको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उसको ज़्यादा खोजबीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ यहाँ पे मैं जाऊँगा, मुझे राइस फार्मर मिलेगा, उसको क्लॉथ बेचूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम ये बोलती है डबल कॉन्सिडेंट नट शेल। मतलब कि ब्रीफली अगर हम बात करें, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। मतलब क्या आप जो बेचना चाहते हो, क्या वो सामने वाला एग्जैक्टली वो चीज़ खरीदना भी चाहता है कि नहीं, यही प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम में। अब फिर अर्ली टाइम में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई बार्टर सिस्टम में, बट स्टिल ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करेगी भले ही बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, क्योंकि बार्टर सिस्टम के बाद भी इस प्रॉब्लम ने एग्जिस्ट करना है, फिर भी उसको ढूंढना पड़ेगा गुड्स के बदले गुड्स, क्योंकि मनी एक इंटरमीडिएट ऐड करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बार्टर सिस्टम में गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब मनी इन्वेंट होने से पहले जो लोग थे वो गुड्स और सर्विसेज को जो है सर्विसेज या गुड्स के लिए ही एक्सचेंज करते थे। जैसे कि आज अगर कोई आपके घर में लेबरर एज ए लेबरर काम करता है तो आप उनको मनी देते हो, बट पहले के टाइम में क्या होता था, उनको या तो ग्रेन्स दे देते थे, क्लोथ्स दे देते थे, जो उनके वांट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ दे देते थे, जिसके बाद में उनको मनी देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी। या फिर ऐसा कुछ सैंडलवुड या कोई मतलब महंगी चीज़ दे देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, फिर उनको मनी नहीं दिया जाता था, यानी मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो देंगे कहाँ से, ये एक सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से पहले जो हर एक चीज़ है गुड्स फॉर गुड्स, सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज फॉर सर्विसेज, जो ये सिस्टम ही चला करता था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, द टर्म मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। इट्स इंपॉर्टेंट कि जो वर्ड मनी है ये एक लैटिन वर्ड मोनेटा से डिराइव किया गया है। Next is the main problem which is faced in double coincidence of want is to search for the person with required access and need. Access मतलब कि क्या उसके बाद वो required चीज़ है, और क्या जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं क्या उस सामने वाले इंसान को उस चीज़ की requirement है भी कि नहीं। Such kind of problem was resolved by identification of a common medium of exchange जो कि सब लोग एक्सेप्ट कर सकें, that is money। कि मतलब कुछ ऐसा हम बनाएं कि मतलब हर एक गुड का अपना एक वैल्यू हो और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सिंपल सी वो चीज़ आपने पे करी और आपको अपना गुड जो वो मिल गया। दिस कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल टू ऑल इज नाउन एज मनी। तो ये जो कॉमन मीडियम था इसको हमने क्या नाम दे दिया, मनी नाम दे दिया। मनी एज मीडियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एंड इन टर्न एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये क्या करता है कि इंटरमीडिएट स्टेप है और इसकी वजह से मतलब ये एक इंटरमीडिएट है ना, जैसे हमने मर्चेंट और फार्मर के बीच में एक इंटरमीडिएट ऐड कर दिया जो था मनी। अब मनी की हेल्प से मर्चेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो आसानी से अपने जो राइस है वो परचेज कर सकता है। वाई विद द हेल्प ऑफ मनी, बिकॉज जो मनी उसको मिला था जो क्लोथ है उसको बेचने के बाद में। तो ये जो क्या होता है, इससे जो नीड होती है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की, ये सारी हो जाती है ख़त्म। अब जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो नेसेसरी नहीं था कि अब वो क्लॉथ प्रोड्यूसर है वो ऐसा फार्मर ढूंढे जा करके जिसको कि क्लोथ की ज़रूरत होगी। वो डायरेक्टली क्या करेगा, जाके पास के किसी स्टोर में या पास के कहीं पे भी क्लॉथ बेचेगा पैसे लेके और पास में से किसी फार्मर से क्या करेगा, राइस परचेज कर देगा। तो यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट स्टेप था वो क्या था, मनी था। तो मनी को यू कैन ऑल्सो से दैट मनी इज एन इंटरमीडिएट स्टेप। टू पुट इट सिंपली, हम मनी को अगर एक सिंपल डेफिनेशन देना चाहें तो हम बोल सकते हैं मनी इज एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर कोई भी चीज़ जो कि एक्सेप्ट की जाती है पेमेंट्स के लिए गुड्स या सर्विसेज की, उसको हम बोलते हैं मनी। मनी एक लीगल फाइंडर है, मतलब कि लीगली कोई भी इंसान रिफ्यूज़ नहीं कर सकता बेसिक चीज़ें देने के लिए कि हाँ मैं अगर आपको मनी पे कर रही हूँ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपको वो जो सामने वाली चीज़ जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दोगे, इफ़ वो जो चीज़ है वो उस मनी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फिट बैठ। इवोल्यूशन ऑफ मनी, द डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज़ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन अकॉर्डेंस विद टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। तो जो डेवलपमेंट है मनी की बहुत ज़्यादा स्टेजेस से पास होकर गई है, जैसे जैसे कि टाइम बीता गया, लोग सिविलाइज होते गए, दे डेवलप देयर माइंड सेट। तो उसके साथ साथ जो मनी था उसका एवोल्यूशन भी होता गया। उसके साथ साथ मनी में भी अलग अलग उतार चढ़ाव आते रहे, और मनी का जो आज हम बदलाव स्वरूप देखते हैं वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ उसको हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी आर, फर्स्ट इज एनिमल मनी। तो इन द प्रिमिटिव, पहले के ज़माने में जब हंटिंग हुआ करती तो जो एनिमल्स थे दे वर यूज्ड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ
एक्सचेंज। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहला क्या था, एनिमल मनी। एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कैटल, अब आपको याद रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कैटल, यानी कैटल जो था बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता था। दे वर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल। एंड अगर किसी को कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो कैटल के बदले वो चीज़ जो थी परचेज कर सकते थे। और अगर आज भी बात करें तो कुछ ट्राइब्स हैं अफ्रीका की और एशिया के भी कुछ पार्ट में एनिमल मनी यानी कैटल को आज भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको यूज़ किया जाता है इन द बार्टर सिस्टम। उसके बाद है नेक्स्ट इज कॉमोडिटी मनी। तो जो कॉमोडिटी मनी है इन सर्टन कम्युनिटीज इन इट्स क्रूडेस्ट सेंस, आज भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि अनसिविलाइज्ड है, तो उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉमोडिटी मनी को बढ़ावा दे रखा है। आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कॉमोडिटीज एक्सेस यानी कुल्हाड़ियाँ हो गई या फिर वूल जो ऊन होती है वो हो गई, इनको एज अ मनी आज भी यूज़ किया जाता है। जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी चूजन टू सर्व एज मनी डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब लोकेशन ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कल्चर कैसा है, रीजन कैसा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है सोसाइटी का, तो ये जो सारी चीज़ें ये डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड होगी आप वहीं जाके उस चीज़ को बेचोगे ना। अब अगर बोलो कि हाँ जो एक अंधा इंसान है उसको आप चश्मा देने जा रहे हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो है ही अंधा। उसको मतलब फॉर नो ऑफेंस, अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो आप उसको बोलोगे हाँ आप चश्मा ले लीजिए या आप ये कर दीजिए, तो उससे डेफिनेटली उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छी सी एग्जाम्पल आती है मेरे दिमाग में कि अगर किसी इंसान के सिर पे बाल है ही नहीं तो आप उसको कंघी देके थोड़ी कुछ कर सकते हो। तो इन द सिंपल वे जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड होगी आप वहीं पे जाके उस चीज़ को बेचोगे। इसी तरीके से अब कहीं पे बहुत सर्दी पड़ रही है तो आप वहाँ पे जाके कॉटन क्लॉथ बेचोगे, वो तो वहाँ नहीं बिकने नहीं वाला। इसी तरीके से क्लाइमेट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ डिपेंड करती हैं। जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, राइस, टी, टोबैको, इनको यूज़ किया जाता था। और इवन दो इवोरी यानी कि जो हाथी के दांत होते हैं या फिर जो टाइगर के जो जॉज यानी जबड़े होते हैं, इनको एज अ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद है मेटालिक मनी। अब देखो हमने एनिमल मनी पढ़ लिया कैटल, उसके बाद कॉमोडिटी मनी पढ़ लिया टी, टोबैको या प्लांटेशन क्रॉप्स जितनी भी हो गई, उसके बाद हमारे इवोरी हो गया, जॉज ऑफ टाइगर हो गए, सबके बारे में पढ़ दिया। अब आता है मेटालिक मनी जो हम आज भी यूज़ करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इनकी जैसे ही डिस्कवरी हुई तो ग्रेजुअली जो कॉमोडिटी मनी था वो मतलब क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। यानी कि अब लोगों को लगा कि नहीं कॉमोडिटी मनी इज़ वेरी लार्ज इन साइज, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर के जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और उसका वेट कम हो और हम उसको आराम से कैरी भी कर सके। तो यू यूज था मेटल्स के एज अ मनी इन द कोर्स ऑफ टाइम, पेव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम। अब जैसे ही मेटल्स की डिस्कवरी हुई वैसे ही कॉइनेज सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड टू डेवलप इन इंडिया। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स रिमूव्ड इम्परफेक्शन। अब मिंटिंग मतलब कि जो कॉइन्स को एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है एक मशीन की हेल्प से। लाइक अगर आप एक 5 रुपये का कॉइन लोगे तो और दूसरा भी 5 रुपये का सेम कॉइन लोगे तो यू विल फाइंड कि दोनों का जो वेट, साइज, शेप, डिज़ाइन कुछ सेम है। तो मिंटिंग की वजह से ये सब इम्परफेक्शंस भी रिड्यूस हो गई। तो ये जो चीज़ है ये बहुत पहले से चली आ रही है मेटालिक मनी। इवन टुडे वी ऑल्सो यूज़ मेटालिक मनी, आज भी सिक्के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पेपर मनी। तो 17th और 18th सेंचुरी की बात की जाए, पेपर मनी इमर्ज एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इट वाज इजी टू कैरी एंड वाज कन्वर्टिबल। तो 17th और 18th सेंचुरीज की बात करें तो जो पेपर मनी था वो एक मॉडर्न फॉर्म की तरह इमर्ज हुआ और उसके बाद हम इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं और ये कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल मतलब कि आप डिज़ाइंस को, शेप्स को, स्ट्रक्चर्स को आसानी से चेंज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कितनी बार हमारे देश में ऐसा हुआ, डीमोनेटाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, जिस तरीके से 1946 में सर वेवल ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई ने भी करा। अभी इसके बाद रीसेंट वाला है 2016 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक मनी को रिड्यूस किया जा सकता है और आप इसको न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू डिज़ाइन दे सकते हो किसी भी करेंसी नोट को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट मनी इज इजी टू कैरी एंड इज कन्वर्टेबल। तो इसके साथ नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। Having discussed the concept of money as a medium of exchange, let us understand the basic concept of money as we know it today. तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मनी का, उसको डिस्कस कर दिया है किस तरीके से मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, सर्विसेज, गुड्स, एवरीथिंग वी हैव रेड। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मनी का, जैसे कि हम आज मनी को जानते हैं। ये तो हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉमोडिटी मनी भी यूज़ नहीं होता, एनिमल मनी भी यूज़ नहीं होता, मेटालिक मनी का यूज़ भी हमने बहुत कम कर दिया है। और इवन तो आजकल तो पेपर नोट्स का भी कम हो गया है बहुत ज़्यादा यूज़। क्यों? क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मॉडर्न फॉर्म्स क्या है मनी की, जो हम आज रिसेंटली यूज़
कर रहे हैं. सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वे यूज्ड एज मनी. बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे. एंशियंट जो इंडियंस थे वो कैटल एज अ मनी यूज़ करते थे. उसके बाद जैसे एक एनिमल मनी, फिर आया मेटालिक कॉइन्स. इसमें आप एक चीज़ ऐड करेंगे बीच में कि इसमें हम लोग कॉमोडिटी मनी को भी यूज़ करते थे. उसके बाद आया मेटालिक कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, बहुत ज़्यादा आगे जो सेंचुरीज तक जो है कंटिन्यू रहे. उसके बाद आज जो हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो करेंसी नोट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं. और इसके बाद में आज तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी हर चीज़ को मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आजकल तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ हो रही है. तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे इस टॉपिक में. सबसे पहले है करेंसी. हाउ डज मनी लुक लाइक, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मनी. इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने इस पैराग्राफ में. ओवर द ईयर्स द फॉर्म ऑफ मनी हैज चेंज. यू मस्ट हैव रेड इन द हिस्ट्री दैट ड्यूरिंग द डेज ऑफ किंग्स पीपल यूज्ड टू ट्रेड बाय यूजिंग गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स एटसेट्रा. तो जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा राजा महाराजा होते थे, उनके चेहरे छपे जाते थे कॉइन्स के ऊपर एंड एवरीथिंग लाइक दैट. हम पढ़ के आए सब कुछ. तो ये जो सारी चीज़ें थी, लोग जो क्या करते थे, ट्रेड करते थे गोल्ड और सिल्वर, सोने की मोहरें, सोने के सिक्के, चांदी की मोहरें, चांदी के सिक्के. ये चीज़ें हम पढ़ के आए हैं. उससे पहले एंशिएंट डेज में कुछ जगहों में जो लोग थे वो इन द फॉर्म ऑफ कैटल यानी बछड़े रखा करते थे, जिसके बाद जितने ज़्यादा कैटल वो इंसान उतना ज़्यादा अमीर. साल्ट के रूप में या फिर इवन तो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि रबर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, इनके रूप में भी लोग जो है मतलब सेव करके रखते थे मनी. पेपर मनी एट प्रेजेंट हैज ऑक्युपाइड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉनिटरी सिस्टम ऑफ ऑल कंट्रीज. लेकिन आज के टाइम पे इन चीज़ों की वैल्यू बहुत घट चुकी है. और इसके घटी नहीं है, मतलब कि इन चीज़ों की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट. बट ऑन द अदर हैंड इनकी जो वैल्यू एज अ मनी वो कुछ भी नहीं रह गई. अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, करेंसी नोट्स को यूज़ करते हैं. तो मॉनिटरी क्या होता है, रिलेटेड टू मनी. मतलब कि जो पेपर मनी है इसने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करके रखी है हर एक कंट्री के मॉनिटरी सिस्टम में. यानी मनी का जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करेंसी नोट्स हैं. द पेपर मनी इज यूज रेफर टू द गवर्नमेंट नोट्स. यानी पेपर मनी हम उन गवर्नमेंट नोट्स को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. यानी कि जो नोट जो है सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का इशू करता है, लाइक हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो जो भी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियली ऑथराइज करेगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही नोट्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक नोट दे रखा है ₹1000 का. तो दिस इज नॉट यूज नाउ डेज. इसको मारिए क्रॉस, क्योंकि इसको डिमोनेटाइजेशन के बाद में हटा दिया गया और अब लीगली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं फॉर एक्सचेंजिंग और फॉर एनी अदर टाइप ऑफ वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर करेंसी नोट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हैव यू वंडर्ड व्हाई पेपर नोट्स आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हाँ, सोचने की बात है कि हम लोग क्यों पेपर नोट्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. तो आंसर एक सिंपल है, क्योंकि इसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो एथोराइज करती है. एथोराइज मतलब कि सिंपली ऑफिशियली किसी भी चीज़ को जब हम ऑफिशियल परमिशन देते हैं उसको बोलते हैं ऑथोराइज करना. तो ऑफिशियल परमिशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन इंडिया करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है कॉइन्स को ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जगह पे कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ये बिल्कुल भी अलाउंस नहीं है कि वो छाप सके नोट या फिर तो वो इशू कर सके. अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल बी लीगली फायर्ड. आप लोगों को जेल जाना पड़ सकता है या फिर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है. तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इट इज अगेंस्ट द लीगल रूल्स. मोर ओवर नो पर्सन इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज. अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो आप रुपी में कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो किया जा सकता है और आप लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकते हो फॉर द बेसिक नीड्स. मैं इसलिए बोल रही हूँ बेसिक नीड्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 1000 की यू आर पेइंग ₹1 फॉर दैट एंड यू आर सेइंग नो वी रिक्वायर दिस थिंग. वो ऐसा नहीं होगा. जो उस चीज़ की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पे कर रहे हो तो कोई भी इंसान आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता. एंड दैट इज द लीगल आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट लीगली ये चीज़ बात बोलती है. हमें याद रखना चाहिए जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में नहीं. फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई फॉरेन ट्रैवल करा हो या अब्रॉड गया हो तो हम देखते हैं या हमने सुना भी होता है मेनी ऑफ द टाइम्स वी ऑब्जर्व कि कोई इंसान अगर बाहर जाता है या बाहर से यहाँ पे कोई आते हैं तो अगर हम अपनी करेंसी लेके जाते हैं तो हमारे जो करेंसी नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट कंट्री उनको चेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रांस के जो फ्रेंच फ्रांस यूरो हैं उनमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हम फिर वहीं पे उसकी अच्छे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया की करेंसी है पाकिस्तान में भी चलेगी, फ्रांस में भी चलेगी, चाइना, ब्राज़ील, जर्मनी, इटली हर जगह चलेगी. दैट इज़ नॉट
पॉसिबल। तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। अगर आप बाकी कंट्रीज में जाते हो तो आपको इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है उस कंट्री के करेंसीज के साथ में। फॉर इंस्टांस अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाते हो तो आपको इंडियन रुपी को डॉलर अमेरिकन करेंसी के साथ क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर के एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यूरोपियन करेंसी है, इसको यूरो बोलते हैं और इसके सिंबल्स दे रखे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा कि इनके जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बॉक्स दिया है। फ्रांस की जो हमारी करेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंच फ्रांस यूरो। आप सिंपली यूरो भी लिख सकते हैं। जो जर्मनी की है तो जर्मनी की जो करेंसी है हम इसको क्या बोलते हैं, जर्मनी की करेंसी को भी सेम ही यूरो बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है उसके बाद है चाइना, तो रेनमिनवी जो है हमारी फ्रांस की जो हमारी चाइना की करेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेनमिनवी बोलते हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल जो है ये वहाँ की क्या है, नाउ इज डिपॉजिट विद बैंक्स। तो हम किस तरीके से जो हमारा मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कितने टाइप्स के बैंक डिपॉजिट्स होते हैं और किस तरीके से प्लास्टिक मनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो सबसे पहले है डिपॉजिट्स विद बैंक। समटाइम्स व्हेन वी नीड ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर आवर डे टू डे नीड्स वी नीड टू कीप आवर एक्स्ट्रा कैश एट अ सेफ प्लेस। तो देखो हर टाइम तो जितना पैसा हमारे पास है हम उसको अपने एक बैग में लेके घूम तो सकते नहीं है। वी रिक्वायर अ प्लेस जहाँ पे हम उसको सेफली रख सकें, जो हमें पूरी गारंटी दे, पूरी एश्योरिटी दे कि वो हमारा जो मनी है, जितने भी हमारे पैसे हैं वो सिक्योर रहेंगे। अब अपने घर पे भी सारा का सारा कैश नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग अपने पास पैसे रखते हैं और बाकी जो हमारा मनी रहता है वो हम अपने बैंक्स में, रिस्पेक्टिव बैंक जहाँ जहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। दिस मीन्स दैट अपार्ट फ्रॉम आवर करेंसी एज अ फॉर्म ऑफ होल्डिंग मनी द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी कैन बी डिपॉजिट विद बैंक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मनी है, हम जो जितने पैसे प्रॉपर्टी हमारे पास है वो हम सिर्फ उसको ना केवल करेंसी के रूप में होल्ड करके रखते हैं, पेपर नोट्स के रूप में होल्ड करके रखते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम बैंक में भी डिपॉजिट्स बैंक डिपॉजिट्स के हेल्प से भी जो अपनी प्रॉपर्टी है या अपने जितने हमारे पास करेंसी है, जितने पैसे हैं उनको सिक्योर करके रख सकते हैं। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। एक बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी के साथ डील करता है। जितने भी मॉनिटरी एक्टिविटीज या फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो सारी होती हैं बैंक में। इन सिंपल वर्ड बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन टू दोज हु नीड देम। सिंपल भाषा में बोलें तो बैंक जो है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पब्लिक से फंड्स रिसीव करता है, पैसे लेता है और उन लोगों को लोन देता है जिनको उनकी जरूरत है। देखो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम देयर, तो अगर मेरे पास एक्सेसिव अमाउंट में पैसे हैं तो मैं क्या करूंगी, बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। जितनी रिक्वायरमेंट मेरे को है वो मैं उतनी रखूंगी। अब कुछ लोग ऐसे दुनिया में हो सकते हैं कि जिनके पास अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम पैसे हो या फिर उनको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो बैंक में आकर के लोन ले सकते हैं। और इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि मतलब मेरे द्वारा किसी और की हेल्प भी हो सकती है और बैंक क्या करता है, लोगों से इसी तरह फंड्स लेता है और जो जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है वो उनको लोन दे देता है। अब देखो यहाँ पे बैंक का क्या फायदा होता है, फिर बैंक कहाँ से अपने लिए मनी जनरेट करता है, अपने एम्प्लॉयज को कहाँ से पैसे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो बैंक है ना ये इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाता है और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक इज द कलेक्शन ऑफ सेविंग ऑफ पब्लिक। जितनी भी जो लोग हैं उनकी जो सेविंग्स हैं उनको जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो ये जो काम है ये कौन करता है, बैंक करता है। द बैंक डज सो बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। जो कस्टमर होते हैं बैंक के वो उनसे जितने भी डिपॉजिट्स है, जितने पैसे वो उनको डिपॉजिट करवा रहे हैं वो सारे के सारे जो मनी है वो कौन एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है बैंक, वो डिपॉजिट करता है बैंक। द डिपॉजिट्स आर लाइफलाइन ऑफ द बैंक, यानी कि जिस तरीके से नदियां पानी के बिना अधूरी हैं उसी तरीके से जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स के बिना अधूरे हैं। क्योंकि अगर डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे, लोग अपने पैसे ही वहां पे जमा नहीं करेंगे, अपने फंड्स जो है बैंक्स को नहीं देंगे, तो क्या जो बैंक है वहां पे पैसे आएंगे, क्या बैंक जो है वो ये पूरा साइकिल चल पाएगा बैंक का? डेफिनेटली नॉट। इसलिए जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं यही क्या है, लाइफ लाइन्स है बैंक की। ठीक है, द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आर द लाइफ लाइन ऑफ द पीपल आर एक्चुअली द लाइफ लाइन्स ऑफ द बैंक। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जो एक्स्ट्रा मनी जिसकी उनको अभी फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं है वो क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक अकाउंट। वो अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स में बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां पे अपने नाम से अकाउंट खुलवा के पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑल्सो पे सम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। तो जो बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ जो डिपॉजिट्स हैं ये बैंक जो है वो लोगों से एक्सेप्ट करते हैं। अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं और उसकी हेल्प। देखो अभी मेरे को क्या फायदा, अगर मैं बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करी हूँ मुझे ये फायदा कि बैंक इज गोइंग टू पे मी सब इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी पैसे मेरे अकाउंट में होंगे मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर मिलेगा। इस तरीके से लोगों को लगता है उनका पैसा सेफ तो है ही, उसके साथ साथ में उनका जो पैसा है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि वो थोड़ा
बढ़ सकता है, वहाँ उनको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उनका पैसा सेफ तो है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत उनके जो पैसा उसके अमाउंट में थोड़ी बढ़ोतरी भी होगी, पैसा थोड़ा बढ़ भी जाएगा। तो इन दिस वे द पीपल फील बैंक इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस वेयर दे कैन स्टोर देयर मनी और वेयर दे कैन डिपॉजिट देयर मनी। अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ डिपॉजिट्स और उनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के अलग अलग तरीके के बैंक डिपॉजिट्स होते हैं और उनके क्या क्या मेजर फंक्शंस रहते हैं, यानी कि उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले है सेविंग अकाउंट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट ओपन बाय एन इंडिविजुअल। सबसे सिंपल जो हम लोगों के पास होता है, लाइक इफ समवन्स पेरेंट्स आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी काम करते हो, तो जो मोस्ट कॉमनली हम लोग होता है हर एक इंसान के पास बैंक अकाउंट वो होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो गिवन यानी दिया जाता है डिपॉजिटर को। फॉर एग्जांपल अभी तो 4% पर एनम जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दिया जाता है, 4% पर एनम इन सेविंग अकाउंट, ओनली इन सेविंग अकाउंट। बाकी अलग अलग जो तरीके के अकाउंट्स होते हैं या बैंक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो हमें इंटरेस्ट है वो दिए जाते हैं। तो एवरेज में 4% पर एनम इस टाइम पे है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बैंक अकाउंट का, कोई भी जो इंडिविजुअल खोलता है, जो हम लोग भी जाते हैं एटीएम्स में निकालने, वो क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। अब सेकंड वाला आता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है, जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। अब देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में हमें नो इंटरेस्ट इज गिवन, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सेविंग अकाउंट में लिमिटेशन होती है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है वो निकाल सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, फर्म्स, इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं वो इसको ऑन करते हैं, क्योंकि उनको एट ए टाइम कितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से ताकि पैसे निकाल सके, उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से ये करंट अकाउंट जो है ये जो भी हमारे बिग ऑनर्स होते हैं या फैक्ट्रीज के बिजनेसमैन या कोई भी हो गए उनके लिए होते हैं। उसके बाद है रैकरिंग डिपॉजिट्स। मनी इन दीज अकाउंट्स इज डिपॉजिटेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर फिक्स पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे पेरेंट्स इवन दो होते हैं जो कि ये रैकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं। मंथली जो भी सैलरी आएगी या तो डायरेक्टली अकाउंट से कट जाते हैं पैसे, या फिर तो हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये एक ऐसा होता है कि आपको 1 मंथ में, क्वार्टर में, एक पर्टिकुलर पीरियडिकल टाइम में आपको बैंक में जाकर के कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, और जब उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है थोड़े टाइम के बाद, जब आपके जो भी मतलब रिक्वायर्ड जो रेकरिंग डिपॉजिट का जो आपने एक टाइम सेट किया था, हाँ इतने पैसे हमें जमा करवाने, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर आपको जो रेकरिंग डिपॉजिट का जो भी मनी है वो सारा वापस मिलता है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जो आपने जमा या डिपॉजिट करवाया वो भी मिलेगा और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट्स, तो जिसको हम एफडी भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली लोग इसको बोलते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट्स इन फिक्स्ड अकाउंट, यानी कि आप एक साथ ही जितना मनी है वो सारा का सारा डिपॉजिट कर देते हो और इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मनी एक साथ में डिपॉजिट करवाई होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में। फर्स्ट वन वाज ओवर सेविंग डिपॉजिट, जिसमें जो सिंपलेस्ट है, यानी जिसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है और इसमें लिमिटेशंस होती हैं, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फिर करंट अकाउंट है जो कि बिजनेसमैन वगैरह ऑन करते हैं और इंटरेस्ट नहीं होता और नो लिमिट या लिमिटेशंस नहीं होती हैं, जितना मर्जी पैसा चाहे निकाल लो। रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप मनी जा करके डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, और टाइम पूरा होने के बाद, मेच्योर होने के बाद वो आप जो मतलब मेच्योर, जब आपकी वो जो रेकरिंग डिपॉजिट है वो मेच्योर हो जाती है, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड द मनी दैट यू हैड डिपॉजिटेड। फिर है फिक्स डिपॉजिट, जो कि एक साथ आप डिपॉजिट करवा देते हो और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको फिर से मतलब कुछ टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ, बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट के साथ, जो आपका पैसा दोबारा मिल जाता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी। तो एवरी कंट्री हैज देयर ओन प्रिंटेड करेंसी, हाउएवर पेपर मनी कैन इजीली बी स्पॉइल्ड एंड हैज नो ड्यूरेबिलिटी। हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा फ्रांस का यूरो, जर्मनी का यूरो, चाइना रेनमिनबी, ब्राजीलियन रियाल। उस तरीके से हर एक कंट्री के अपने अपने क्या होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं। लेकिन हमें पता है करेंसी नोट्स आर वेरी वीक, वो हम आसानी से फट जाते हैं, पानी में गिरेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, वो फाड़ सकते हो आप उसको आराम से। तो इसलिए बोलते हैं कि इनकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक मनी का जो यूज है वो स्टार्ट कर दिया। क्यों? अब प्लास्टिक मनी में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड और स्टोर कार्ड। तो आज प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक मनी मतलब कि प्लास्टिक कार्ड्स, जो कि हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं, जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना है तो बैग भर के तो पैसे साथ लेके जाओगे नहीं। अगर आप एक सिंपल कार्ड लेके जाओगे साथ में, तो जहां जहां आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप एटीएम की हेल्प से या जो भी रिक्वायर्ड चीजें उनकी हेल्प से पैसे निकाल के उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज सिंपल कि यहाँ पे हम लोग उन चीजों का यूज करना स्टार्ट करें जो कि ज्यादा ड्यूरेबल हैं और जिनको आसानी से स्पॉइल नहीं किया जा सके। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है डेबिट कार्ड एंड वन इज
credit card. तो first is debit card, also known as a bank card, is a plastic card that provides the card holder electronic access to his or her bank account. जो भी कार्ड होल्डर है उसको इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस प्रोवाइड करता है डेबिट कार्ड, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल को डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट के साथ में, कोई भी इंडिविजुअल को बैंक अकाउंट के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई लिंक करता है तो वो होता है हमारा डेबिट कार्ड, जिससे याद रखिएगा जो आप एटीएम में जाकर के पैसे निकालते हैं वो आप डेबिट कार्ड की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो डेबिट कार्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस प्रोवाइड करता है। द कार्ड वेयर एक्सेप्टेड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ कैश, जब आप परचेजेस करते हैं तो वहाँ पे भी आप जो है डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेबिट कार्ड है ये एटीएम मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम ट्रांजेक्शन्स में ज़्यादातर किसका यूज़ होता है? डेबिट कार्ड का यूज़ होता है, ठीक है। ये एक डेबिट कार्ड इन्होंने यहाँ दे रखा है। सो नेक्स्ट इज और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में हमने पढ़ा कि जितने भी हम लोग परचेजेस करते हैं उनके लिए मनी डायरेक्टली करता है हमारे सेविंग अकाउंट से, जो बैंक अकाउंट है वो उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड रहता है, इसलिए जितना भी मनी होता है वो सारा का सारा कहाँ से करता है? हमारे डेबिट कार्ड से, मतलब जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वहीं से करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो जो क्रेडिट कार्ड है ये कार्ड होल्डर को अलो करता है टू पेबल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द होल्डर्स प्रॉमिस, कि यस जो होल्डर है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो बैंक को क्या कर देगा, वो जो मनी है वो दोबारा से पे कर देगा। द इश्यूर ऑफ द कार्ड क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट ग्रांट्स अ लिमिट ऑफ क्रेडिट टू द कंज्यूमर, यानी जो यूजर होता है उसके लिए वो एक लिमिट क्रिएट करता है कि हाँ 1 मंथ का आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, जिससे कि जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, पेमेंट बोरो कर सकता है, ठीक है। देखिए इसको कॉन्सेप्चुअल होकर थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड होता है ये सिंपली क्या होता है, एक किस्म का छोटा सा लोन होता है, ठीक है। यहाँ इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ज़रूरत पड़ी है एक मोबाइल फ़ोन की फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस, तो आपने क्या किया, अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को मोबाइल चाहिए, मुझे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो सैलरी नहीं आई है तो हम आपको नहीं लेके दे सकते क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है। तो आपने बोला कि ठीक है, अगर उनके पास हुआ क्रेडिट कार्ड तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको मोबाइल लेके दे सकते हैं। और इवन दो उनके अगर बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं थे तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आपको मोबाइल कैसे परचेज करके देंगे, जो बैंक का मतलब जो बैंक होगा वो क्या करेगा, उस परचेज के लिए पेमेंट कर देगा। और कुछ टाइम के बाद यानी फॉर 30-40 डेज आप एक लिमिट होती है जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दे रखा होगा, उतने टाइम तक आप जो वो मनी है वो क्या कर सकते हो, बैंक को दोबारा से पे कर सकते हो। इससे क्या हो गया कि आपने छोटा एक किस्म का लोन भी ले लिया, आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगा, और सिंपल सा लॉजिक ये भी हुआ कि आपने आराम से जो अपना जो रिक्वायरमेंट जो नीड थी वो भी पूरी हो गई। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप 40 डेज तक या 30 डेज तक, डिफरेंट बैंक से आप डिफरेंट टाइम पीरियड, टाइम स्टैम्प, तो अगर आपने उस टाइम स्टैम्प तक अपना जो पैसा है वो वापस नहीं दिया तो उसके बाद आपको हैवी इंटरेस्ट लगेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जो भी आपने बैंक से लिया था, और उसके बाद आपको हैवी वो जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा, और जो आपने मनी बोरो किया था वो भी पे करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले जो डेबिट कार्ड होता है इसको बैंक कार्ड होता है, और ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके बैंक अकाउंट से, यानी जो भी आप परचेजेस करोगे उसके लिए पैसे डायरेक्टली कहाँ से कटेंगे, आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो होता है इसमें क्या होगा, जो पैसे हैं वो कहाँ से कटेंगे, बैंक अकाउंट से कटेंगे, बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे, वो पैसे कहाँ से कौन देगा, बैंक पे करेगा। और कुछ टाइम के बाद जब आपके पास पैसे दोबारा से आ जाएंगे तो आप बैंक को वो जो मनी है वो पे कर दोगे, और इन दैट सिचुएशन आपके साथ। अब देखो क्रेडिट कार्ड क्या हर एक इंसान को दिया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उनको हम ये क्लियर कर देते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है ये हर एक इंसान जो है उसके पास नहीं होता, जो अप्रूव्ड कुछ कस्टमर्स होते हैं बैंक के, जिनके ऊपर बैंक को पूरा विश्वास होता है कि हाँ ट्रस्ट वर्दी हैं, ये हमें पेमेंट कर सकते हैं, या इनकी जॉब है, ये थोड़े टाइम के बाद हमें पैसे रिटर्न कर देंगे। पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि इन्होंने अगर कोई लोन लिया तो क्या उसको प्रॉपर्ली पे किया। तो इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है, जो बैंक है वो क्या करता है, क्रेडिट कार्ड इशू करता है किसी भी होल्डर को, किसी भी डिपॉजिटर को या किसी भी कस्टमर को। और मतलब अलग अलग रेंज दी जाती है, अलग अलग लिमिट दी जाती है अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट की बैंक इसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है, कैसा रिकॉर्ड है किसी का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग जो मतलब लिमिट है वो दी जाती है। किसी को 40,000, किसी को 50,000 अप टू 3 लाख, या मतलब अपने अपने हिसाब से जो लिमिट्स हैं वो दी जा सकती हैं। तो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। की क्रेडिट कार्ड जो है ये बैंक पैसे देगा फॉर द परचेज, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल बी हैविंग द मनी वंस अगेन, तो आप क्या कर सकते हो, फिर वो जो पैसा है वो बैंक को दे सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर प्लास्टिक मनी में अगर हम लोग डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे
कटेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट इज अ डेबिट कार्ड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैंकिंग इन कॉमन मैन। Once you open a bank account, you can also withdraw your money as and when it is required। तो अगर आप एक बार अपना जो बैंक अकाउंट है वो खोल देते हो तो आप अपना जो मनी है वो विड्रा कर सकते हो, जो जब भी आपको ज़रूरत है आप तब निकाल सकते हो अपने पैसे। अ सेविंग अकाउंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट विच कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल फॉर एनकरेजिंग सेविंग्स। तो सेविंग अकाउंट के बारे में पहले भी पढ़ के आए हैं कि सेविंग अकाउंट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बैंक अकाउंट का, जो आप कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकता है सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए, कि आप अपने पैसों को सेव कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कैश है, हाथ में लगे हाथ देखा सेल लगी है तो भैया खरीद लिए कपड़े। अगर कैश नहीं है, कार्ड है, तो आलस आएगा कौन जाके बैंक से पैसे निकाले उसके बाद कपड़े खरीदे। इससे अच्छा है कि आप लोग रह नहीं दोगे, फिजूल खर्ची से बच गए, पैसे हो गए सेव। सिंपल सी मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है ये डिपॉजिटर को दिया जाता है। मैंने बताया था कि किस तरीके से ये सारे होते हैं क्योंकि हम पहले ये पढ़ के आ चुके हैं। सिंस द डिपॉजिट विद द बैंक कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम ऑन डिमांड, तो हम लोग जब भी हमें उसकी ज़रूरत है तो हम अपनी डिमांड के हिसाब से जो डिपॉजिट्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इन डिपॉजिट्स को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ही पैसे हैं तो हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कभी ना कभी तो इनको निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। तो जो एसेंशियल फीचर्स है मनी के वो कौन शेयर करता है? डिमांड ड्राफ्ट। जो फैसिलिटी है चेक की अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखो यहाँ पे हम चेक को डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंसेस को भी जानेंगे। और लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे क्या होता है कि हम कैश को यूज़ किए बिना चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ दिया। और यहाँ पे हमने देखा कि आजकल तो ज़्यादातर लोग प्लास्टिक कार्ड्स का यूज़ करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा वेरियस प्ले स्टोर पर ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ करके मनी की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड आज भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स का यूज़ करते हैं। तो उनके बारे में चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड इंस्टेड ऑफ कैश इज अ बैंक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ चेक। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है पेमेंट का जो कि हम कैश के जगह यूज़ करते हैं, बैंक इंस्ट्रूमेंट है जो, उसको हम बोलते हैं चेक। तो चेक क्या होता है? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो चेक एक ऐसा पेपर होता है, एक पीस ऑफ पेपर ही होता है जो कि एक बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने एक पर्टिकुलर इंसान के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में या तो पैसे ट्रांसफर करने हैं या उसको पैसे दे देने हैं, क्योंकि उस इंसान ने बोला है जिसका अकाउंट है। तो देखो ये सारी चीज़ों को ना, इस पूरे पैराग्राफ को लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपने घर पे लगा रखा है कंस्ट्रक्शन का काम, मेरे घर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम एंड भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ATM में जाऊँ वहाँ से पैसे निकालूँ। तो मैंने सिंपल सा काम किया कि मैंने एक चेकबुक ले आई बैंक से और उसके बाद जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने थे मैं वहीं से दे दी जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर, लेट सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर ले लो, तो मैंने क्या किया कि मतलब उसका जो काम था सारा कंप्लीट हो गया और उन्होंने मेरे को बोला कि अभी हमें चाहिए हमारी पेमेंट। तो मैंने क्या किया, उनको इस तरीके का एक चेक इशू कर दिया और मैंने बोला कि जाओ आप जाकर के बैंक से पैसे निकाल सकते हो। तो ये एक सिंपल सा इन्होंने चेक दे रखा है। तो इस तरीके से क्या करूंगी, मैं उनका नाम लिखूंगी चेक के ऊपर, मनी जितना मुझे उनको देना है, अपने सिग्नेचर वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह डाल के तो उनको बोलूंगी। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बैंक में जाएंगे और वहाँ जाकर के बोलेंगे कि भाई हाँ इस बंदे ने बोला है कि आप मेरे नाम पे जो है एक मतलब मेरे को पैसे दे दो या फिर तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, और बिकॉज द पर्सन हैज इशूड अ चेक ऑन माई नेम, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी एग्जांपल है इसके हेल्प से हम एक समझते हैं कि जो चेक है मैंने पेपर इशू किया था जिसने बैंक को डायरेक्ट किया कि आपने मेरे अकाउंट से उस कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करना है या फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे देने हैं। द मेकर ऑफ द चेक इज कॉल्ड अ ड्रॉअर। मेकर ऑफ द चेक यानी जिसने चेक इशू किया, जिसने चेक बनाया, यानी मैं हो गई ड्रॉअर, जिसने कि चेक जो था वो पूरा लिखा, हाँ जो भी मनी वगैरह पे करना था वो सब कुछ मैंने किया, यानी मेरे नाम से चेक था, मेरा अकाउंट नंबर था, सब कुछ मेरा था कि मैंने किसको, जिसने पैसे पे किए, मतलब कि जिसने ये चेक बनाया वो था कौन, वो हो गया ड्रॉअर, यानी कि मैं होगी ड्रॉअर। एंड द पर्सन डायरेक्टेड टू पे इज अ ड्रॉई। अब जिसको डायरेक्ट किया यानी जिसको मैंने डायरेक्ट किया कि भैया पैसे पे करो, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, वो था ड्राई, यानी कि बैंक हो गया इस सिचुएशन में ड्राई। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि मतलब जिसके नाम पे मैंने जो चेक है वो इशू किया था वो हो गया पे, यानी कॉन्ट्रैक्टर हो गया पे। तो इस सिचुएशन में मैं हो गई ड्रॉअर, जिसने कि जो मतलब चेक था इशू किया, जिसके नाम पे चेक इशू होगा वो पे होगा, और जिसको बोला गया है कि पैसे ट्रांसफर करो वो कौन हो गया हमारा
ड्राई, ठीक है। तो जो फैसिलिटी होती है चेक के अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट हमें ये करती है कि हम डायरेक्टली जो पेमेंट्स हैं इनको कैश के बिना सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओवर डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट इज अ प्री पेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन द ड्राई बैंक अंडरटेक्स टू मेक द पेमेंट इन फुल वन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होता है? एक प्री पेड नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब कि एक श्योरिटी देता है कि हाँ भाई हम लोग क्या करेंगे, पैसे जो हैं वो पे करेंगे। तो ये प्री पेड, यहाँ प्री पेड वर्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की प्री पेड, यानी कि इसको पहले से ही पेमेंट दे दी जाती है। जहाँ पे जो ड्राई बैंक है वो अंडरटेक करता है कि भाई जो पेमेंट होगी हम पूरी पेमेंट दे देंगे जो कि उस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर लिखी रखी होगी, जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो पे क्या करेगा, पेमेंट के लिए लाएगा। अब जो डिमांड ड्राफ्ट है ये पेबल होता है स्पेसिफाइड ब्रांच में और स्पेसिफाइड सेंटर में, ठीक है। अब चेक है तो चेक का मतलब एक स्पेसिफाइड बैंक का नाम होना चाहिए, बाकी आप किसी भी कहीं से निकाल दोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिमांड ड्राफ्ट की तो स्पेसिफाइड ब्रांच होता है एंड स्पेसिफाइड सेंटर होता है कि अगर मैंने बोला कि पर्टिकुलर एरिया लेट द एरिया बी एक्स, तो वहाँ पे आपने उसी पर्टिकुलर एरिया के उसी ब्रांच से जाकर के पैसे निकालने हैं। दिस इज ऑल्सो नाउन एज रिमोटली क्रिएटेड चेक। तो यहाँ पे चेक देखो, डिमांड ड्राफ्ट और चेक और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि पैसे जो हैं वो पहले से ही आप डिपॉजिट कर देते हो, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं होता कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए तभी जाके आपको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा। नो, यू कैन गो टू एनी बैंक, आप वहाँ पे पैसे डिपॉजिट मतलब उनको पैसे दोगे, उनको उनसे डिमांड ड्राफ्ट लोगे और जो भी जिस मतलब इंसान को आपने पे करने हैं पैसे आप उनको डिमांड ड्राफ्ट दोगे और जब वो बैंक के पास लेकर के जाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा कि बैंक उनको वो पैसे दे देगा। क्यों? अब देखो यहाँ पे एक मेजर जो गैप ये क्या आता है, यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, वही कॉन्ट्रैक्टर वाली एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जाके बहुत ज़्यादा मतलब पैसे दे दिए बैंक वालों को और मैंने बोला कि भाई आप मेरे को डिमांड ड्राफ्ट दे दो। देखो इसमें ना ऐसा ही सिंपल नहीं है, बोले मुझे इतना आसान लग रहा है कि हाँ बैंक वालों को पैसे दे दिए, ये बैंक वाले एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। सिंस आई डोंट हैव द बैंक अकाउंट तो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे मुझसे, पैसे वो लेंगे एंड दे विल इशू द डिमांड ड्राफ्ट। फिर मैं वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे सकती हूँ। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जब वो पैसे निकालने जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया कि मैंने पहले से जो पेमेंट है वो बैंक को की हुई थी और पैसे मिल गए। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ चेक की, तो अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हुए, इन दैट केस क्या होगा, जो चेक है वो बाउंस बैक हो जाएगा, चेक कैंसिल हो जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले से पेमेंट करके रखी है, तो जो पेमेंट है वो पक्का ही कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगी। यानी कि जो चेक होता है ये इट इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर बैंक अकाउंट की जितने पैसे होंगे, बट डिमांड ड्राफ्ट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट। इसमें बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती है, आप सिंपली जा करके पैसे डिपॉजिट मतलब देते हो बैंक वालों को, उनको बोलते हो, आप उनको पेमेंट देते हो, कुछ टाइम के बाद आप उनसे डिमांड ड्राफ्ट लेके किसी को जब दोगे तो फाइनली जो बंदा जाएगा तो वो वहां से पैसे ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज चेक एंड व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट। नाउ लेट्स गिव अ क्विक ग्लांस टू द फॉर्मेट ऑफ अ चेक कि चेक कैसा दिखता है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दिया होता है ब्रांच ऑफ एड्रेस विद IFSC कोड प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ चेक। अब IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का जो कोड है ये ऊपर यहाँ लिखा रहता है और जो मतलब जो ब्रांच एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ दिया होता है। उसके बाद होता है सेकंड में DDMMYYY यानी कि डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या होता है सब कुछ दे रखा होता है। फिर होता है थर्ड नंबर पे प्रिंटर का नेम विद CTS 2010 इन लेफ्ट साइड। CTS क्या होता है? फास्टर, ये होता है चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये होता है कि जो चेक है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, इसके लिए ये हमें दिया जाता है। क्या दिया जाता है? CTS, ठीक है। उसके बाद है अ पैंटोग्राफ विच शोज वायर्ड और कॉपी वाइल टेकिंग फोटो कॉपी ऑफ द चेक बिलो द अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हमें फोर्थ नंबर पे एक वायर्ड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड होता है, ठीक है, जो कि हमें कॉपी दे देता है एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की मतलब अकाउंट नंबर वगैरह की। उसके बाद है यहाँ फिफ्थ नंबर पे रूबी का सिंबल दे रखा होता है और सिक्स नंबर पे लिखा होता है कि प्लीज साइन अबव, ऊपर साइन कीजिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो बेस्ड ऑन द नेचर की किस तरीके की एक्टिविटीज जो बैंक्स हैं वो परफॉर्म करे हैं, बैंक्स आर मेजरली ऑफ 4 टाइप्स, यानी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड बैंक्स। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल एंड ऑल्सो यूजेज मनी विद इट फॉर लैंडिंग पर्पसेज, दैट इज लोन। तो जो कमर्शियल बैंक होता है ये क्या करता है? लोगों से पैसे लेता है और उसके बाद उसको यूज़ करता है, मतलब लोगों को लैंड करने के लिए लोगों को एज अ लोन देता है। तो जो भी बैंक सब अपनी डे टू डे लाइफ में जनरली देखते हैं या जो भी हम ज़्यादातर विजिट करते हैं तो वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक भी होते हैं। यानी कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो बहुत ज़्यादा जो बैंक्स अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं दे आर मोस्टली कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं? लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बाद लोगों को लोन दे देते हैं उसी पैसों से, ठीक है। देयर आर सम पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स फॉर एग्जाम्पल। अब कुछ पब्लिक सेक्टर होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास
प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर हो गए जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, पब्लिक नेशनल पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन बैंक, उसके बाद कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। और कुछ होते हैं प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स जो कि प्राइवेट सेक्टर, देखो पब्लिक बैंक्स जो हो गए ना ये मैक्सिमम मतलब बैंक्स आर यूजुअली कुछ एक तो आगे ना जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, और एक आते हैं जो कि हमारे सेमी गवर्नमेंट होते हैं यानी गवर्नमेंट का हाथ भी होता है और साथ में प्राइवेट जो लोग हैं या प्राइवेटली ऑन्ड जो बैंक्स हो गए जिसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है, वो हमारे आ गए यहाँ पे कौन से प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, जिनमें हमारे आते हैं ICICI बैंक, JNK बैंक, HDFC बैंक और ये सारे बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक वो हो गया जो कि मनी को एक्सेप्ट करता है, मतलब जो कि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, और जो मनी को जो लोगों के मनी जो भी डिपॉजिट्स है वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसके साथ साथ ही लोगों को लोन्स भी देता है। उसके बाद है जो सेंट्रल बैंक, इट इज़ एन अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपेक्स मतलब जो सबसे ऊंचा है, जिससे बड़ा कोई भी नहीं, तो जो सबसे ही बड़ा जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो होता है सेंट्रल बैंक। इट इशूज नोट्स, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती हैं ये सारी की सारी, या नोट्स प्रिंट करना या ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना किसका काम होता है, मॉनिटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करना किसका काम, या रेगुलेट करना किसका काम होता है, सेंट्रल बैंक का, विच इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इन इंडिया द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक इज RBI, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज RBI, विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज इन इंडिया देयर आर मेनी बैंक्स विच आर रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ स्टेट। तो बोलते हैं कि कुछ कुछ हमारे एरियाज में कुछ ऐसे बैंक्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं जिनको कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाती हैं, या कुछ ऐसे लोग चलाते हैं जिनके पास एक्सेसिव मतलब है कि वो कुछ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो ऐसे बैंक्स होते हैं इनको कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है, और ये दो तरीके के होते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स, एग्रीकल्चरल या फिर नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर से डेफिनेटली आता है, एग्रीकल्चर होता है रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर यानी नॉन एग्रीकल्चर हो गए अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरियाज में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है क्रेडिट यानी कुछ पैसे या लोन देते हैं फार्मिंग के लिए, कैटल फिशरी, इन सब छोटे मोटे कामों के लिए। और अर्बन एरियाज की बात करें तो जो एरिया इन अर्बन एरिया जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये क्रेडिट देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ड्यूरेबल गुड्स के लिए, यानी कि जो भी अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलनी है या कुछ गुड्स खरीदने हैं, अपने हाउसिंग लोन चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए या पर्सनल फाइनेंस के लिए कौन लोन प्रोवाइड करता है, अर्बन एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक्स। और फिशरी के लिए और फार्मिंग वगैरह के लिए कौन प्रोवाइड करता है हमें, हमारे जो एग्रीकल्चर लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप द टाइप्स ऑफ बैंक इज क्लियर। तो विद दिस हम आज का जो पार्ट है इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, एंड आई विल मीट यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।